आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती साल बहुत से चैलेंजेस से भरे थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मींस भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें चैप्टर 1 में दिए गए इंडिपेंडेंट इंडिया के इन्हीं चैलेंजेस को डिटेल से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1947 की 14-15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया आजाद हुआ। इस नए आजाद हुए देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस रात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पेशल सेशन को एड्रेस किया। उनकी इस फेमस स्पीच को जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। हिंदुस्तान के लोग न जाने कब से इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे। अब तक अपने आजादी के लिए लड़े गए नेशनल मूवमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आजादी को लेकर कई वॉइसेस थी, बट दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला ये कि आजादी के बाद कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाए, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट सबके भले के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली पुअर और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए। अब जब हमारा देश आजाद हो चुका था, तो टाइम था आजादी से जुड़े सभी प्रोमिसेस को पूरा किया जाना। पर क्या ये इतना आसान था? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1947 में हमारे देश को जिन कंडीशंस में आजादी मिली थी, इन कंडीशंस में शायद ही किसी देश को आजादी मिली होगी। हमें आजादी मिली बट पार्टीशन के साथ। अब इस टाइम पर इंडिया के सामने 3 ब्रॉड चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, मींस ऐसे भारत बनाना जहां डाइवर्सिटी के लिए जगह हो। अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब इतने बड़े लैंड पर डाइवर्सिटी होना जाहिर सी बात है। यहाँ रहने वाले लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन और कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। उस टाइम पर कहा जाता था कि एक ऐसा देश जहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, उसे एक साथ लाना एक इम्पॉसिबल काम है, और हमारे कंट्री के पार्टीशन ने इस बात को सही प्रूव कर दिया। अब पार्टीशन के साथ ही इंडिया के फ्यूचर को लेकर बहुत से क्वेश्चंस रेज होने लगे, जैसे कि क्या भारत एक रह पाएगा, और ऐसा करने के लिए क्या भारत सब कुछ छोड़कर सिर्फ नेशनल यूनिटी पर फोकस करेगा। देन इंडिया के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो बेस्ड थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और साथ ही हर सिटीजन को राइट टू वोट भी। अब किसी भी कंट्री में इन फीचर्स के होने का मतलब है पॉलिटिकल कंपटीशन, मींस रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन में कंटेस्ट करना और लोगों का उन्हें वोट देना। डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का होना। पर क्या डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को डेवलप और प्रैक्टिस करना। इस चैलेंज को हम डिटेल से जानेंगे चैप्टर 2 में। नाउ कम टू द थर्ड चैलेंज, to ensure the development and well-being of entire society and not only of some sections। यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, बल्कि यहाँ बात होती है सोशल इक्वालिटी की, मींस सोशली डिसएडवांटेज्ड रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देना। और इस तरह की सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली ऐसे गाइडलाइंस हैं जिसे इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे एक स्टेट अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर लोगों का वेलफेयर कर सके। अब इसमें रियल चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट यानी खत्म करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज को बनाना। इसे लेकर गवर्नमेंट ने किन पॉलिसीज को तैयार किया, इस चैलेंज को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। तो ये थे हमारे नेशन बिल्डिंग के बीच में आने वाले 3 बड़े चैलेंजेस। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैलेंज। इस नेशन बिल्डिंग के चैलेंज को अच्छे से समझने के लिए पहले हम इंडिपेंडेंस के दौरान हुए कुछ इवेंट्स को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस के बाद एक प्राइमरी चैलेंज था। तो शुरुआत करते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन से। 14-15 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 नेशन अस्तित्व में आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। पर क्वेश्चन ये है कि ये सब हुआ क्यों? तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई 2 नेशन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत इंडिया कोई एक नहीं 2 तरह के लोगों का कंट्री है, एक हिंदू और दूसरे हैं मुस्लिम। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने डिमांड की पाकिस्तान की मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन।
कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस थ्योरी और पाकिस्तान की डिमांड को अपोज किया, बट 1940 से ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पॉलिटिकल कंपटीशन का होना और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोल की वजह से पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई, जिसके बाद शुरू हुआ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब जब डिसाइड हो चुका था, जिसे अभी तक इंडिया कहा जाता था, उस कंट्री को अब दो कंट्रीज के बीच बांट दिया जाएगा, तो अब प्रॉब्लम आई कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। यहाँ डिसाइड किया गया कि अब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलो किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज। मींस जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज होंगे उन्हें पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट ये उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी डिफिकल्टीज थी। यह कहा जा सकता है कि ये डिवीजन दोनों कंट्रीज के लिए बेहद पेनफुल रहा। जैसे कि डिफिकल्टी नंबर 1, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, जिसका मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया में एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। ऐसे दो एरियाज थे, बट एक वेस्ट और दूसरा ईस्ट में, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इन दोनों एरियाज को जोड़ दिया जाए, इसीलिए डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान में शामिल होंगे दो टेरिटरीज, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, और इनके बीच में इंडिया की वास्ट टेरिटरी इन दोनों एरियाज को एक दूसरे से सेपरेट करेगी। पार्टीशन को लेकर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। मींस जब ये डिसाइड हो चुका था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का फॉर्मेशन होगा, बट इन एरियाज में बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफार खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लीडर थे और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज को इग्नोर कर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim in majority, means पंजाब और बंगाल, जो एरिया वाइज काफी ज्यादा बड़े थे। इन एरियाज में बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। अब ऐसे में डिसीजन लिया गया कि इन दोनों प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पर भी रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर बायरफिकेशन किया जाएगा। बट ये डिसीजन 14-15 अगस्त के मिडनाइट तक नहीं लिया गया, इसीलिए आजादी के दिन तक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, और इसीलिए इन दोनों प्रोविंसेस का बंटवारा एक बड़ा ट्रॉमा साबित हुआ। इसी से रिलेटेड है फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर। जो टेरिटरी अब तक पाकिस्तान में थी, वहां लाखों के नंबर में हिंदू और सिख लोगों का होना। इसी तरह इंडियन टेरिटरी बंगाल और पंजाब के एरियाज में लाखों के नंबर में मुस्लिम लोगों का होना। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम की एक बड़ी आबादी थी, जो अपने ही घर में अब एलियन बन चुकी थी। जिस लैंड पर उनके एंसेस्टर्स सदियों से रहते आ रहे थे, उस लैंड पर अब वो फॉरेनर बन चुके थे। जैसे ही ये क्लियर हुआ कि अब पार्टीशन होने वाला है, वैसे ही दोनों साइड्स पर माइनॉरिटीज पर अटैक होने लगे। अब तक ये किसी ने अज्यूम नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं था। शुरुआत में लोगों या लीडर्स को लगा कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है और शायद इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। इस टाइम पर हुई त्रासदी को बहुत सी फिल्म्स में दिखाया गया है। बट नाउ अगेन वन क्वेश्चन, पार्टीशन तो हो चुका था, अब पार्टीशन हो जाने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? 1947 में पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर था। ये ट्रांसफर एब्रप्ट, अनप्लान्ड और काफी ज्यादा ट्रैजिक था, जो ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक के पॉपुलेशन ट्रांसफर का सबसे बड़ा ट्रांसफर था। करीब 80 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा। बॉर्डर के दोनों तरफ किलिंग और एट्रोसिटीज देखने को मिली। रिलीजन के नाम पर एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसी सिटीज कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो चुके थे। एक बार जरा मैप की तरफ देखते हैं। मैप में दिखने वाले ये प्रोविंस पंजाब और बंगाल डिवाइड हो चुके थे, और इनके डिवीजन की वजह से ही लाहौर, अमृतसर और कोलकाता कम्युनल जोन्स में बदल चुके थे। अब जिन एरियाज में हिंदू और सिख लोग रहा करते थे, यह कहा जा सकता है जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे, वहां मुस्लिम्स ने जाना छोड़ दिया था। ठीक इसी तरह जिन एरियाज में मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे, वहां हिंदू और सिख लोगों ने जाना छोड़ दिया था।
जिस वजह से इन दोनों साइड्स पर रहने वाली माइनॉरिटीज मींस जिस कम्युनिटी के नंबर कम थे उन्हें सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी में थी तो वहाँ हिंदू और सिख माइनॉरिटी में थे। सेम इसी तरह ऐसे रीजन जहाँ हिंदू और सिख मेजोरिटी में थे वहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, जिस वजह से माइनॉरिटीज अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके थे। ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर एक साइड से दूसरे साइड पर जाने लगे, जिस वजह से इन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। अपने घरों को छोड़ने की वजह से माइनॉरिटीज को टेम्पररी शेल्टर, रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। बट इसका इफेक्ट क्या हुआ? कल तक जो इन लोगों का अपना देश हुआ करता था, अब वहीं की पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर उन लोगों के लिए काफी अलग था। लोग किसी भी हाल में बॉर्डर के दूसरी तरफ जाना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वो ये जर्नी पैदल चलकर पूरा किया करते थे। इस जर्नी के दौरान एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों पर अटैक कर दिया या उन्हें मार डाला। अब माइनॉरिटीज के साथ साथ अगर किसी ने इस ट्रांसफर में सबसे ज्यादा सफर किया तो वो थी विमेन। तो बात करते हैं एट्रोसिटीज सफर्ड बाय विमेन। बॉर्डर के दोनों साइड्स पर हजारों की तादाद में विमेन को एब्डक्ट मींस अगवा कर लिया गया, जिस वजह से उन्हें अगवा करने वाले से शादी और अपने रिलीजन को चेंज करना पड़ा। और कई बार तो खुद फैमिलीज के लोगों ने अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए अपनी डॉटर और डॉटर इन लॉ को मार डाला। ऐसे बहुत से लोग थे जो इस पार्टीशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जैसे कि पार्टीशन के ट्रॉमा, किलिंग, डिस्प्लेसमेंट की सफरिंग को बहुत से राइटर्स, पोएट, फिल्म मेकर्स ने अपने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और फिल्म्स के जरिए एक्सप्रेस किया। ये लोग अक्सर इस पार्टीशन का जिक्र करते हुए कुछ फ्रेजेस का यूज किया करते थे। इन सब के लिए पार्टीशन का मतलब था डिवीजन ऑफ हार्ट्स मींस दिल के दो टुकड़े हो जाना, जैसे कि शादत हसन मंतो, जिन्होंने पार्टीशन की थीम पर बहुत सी कहानियां लिखी, जैसे कि खोल दो, ठंडा गोश्त एटसेट्रा। क्योंकि इस पार्टीशन में केवल प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, एसेट्स या कंट्री का केवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का डिवीजन नहीं हुआ था। इस डिवीजन में फाइनेंशियल एसेट, छोटी छोटी चीजें जैसे कि टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट और रेलवेज के एम्प्लॉयज तक को बांट दिया गया था। अगर देखा जाए तो इस पार्टीशन के मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस थे। और इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा इशू था टू नेशन थ्योरी, जिस पर कांग्रेस के लीडर्स बिल्कुल बिलीव नहीं किया करते थे। फिर भी ये पार्टीशन रिलीजन के आधार पर हुआ। तो अब क्वेश्चन ये था कि अब क्या पार्टीशन के बाद इंडिया ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन बन जाएगा? मींस अब बचा हुआ इंडिया सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन के लिए होगा? क्योंकि पार्टीशन के बाद मुस्लिम्स की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर चुकी थी। इसके बावजूद 1951 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 12% मुस्लिम थे। और इसीलिए अब इंडिया के सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंडिया अपने मुस्लिम ब्रदर्स या दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे कि सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और ज्यूस लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करेगा? क्या इन लोगों को प्रॉपर राइट्स मिलेंगे या नहीं? क्योंकि पार्टीशन की वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंस माहौल था और ये सब होने का रीजन था टू नेशन थ्योरी। But there were competing political interests behind these conflict. मींस जो भी वायलेंस या स्ट्रगल हुआ उसके पीछे भी लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जुड़ी हुई थी, जैसे कि मुस्लिम लीग, जिसका कहना था मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए फॉर्मेशन हुआ है पाकिस्तान का, जिस वजह से वहां पर रहने वाली माइनॉरिटीज को सफर करना पड़ा। सेम इसी तरह इंडिया में भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया को हिंदू नेशन बनाने के लिए हिंदूज को ऑर्गेनाइज कर रही थी। इसीलिए अब हमें जानना है कि पार्टीशन के बाद इंडिया का स्टैंड या आइडिया क्या था। So India must treat persons of all religions equally, and that India should not be a country that gives superior status to adherent of one faith and inferior to those who practiced another religion. Means India के mostly leaders सभी सिटीजन को इक्वल स्टेटस देने के फेवर में थे, चाहे वो सिटीजन किसी भी रिलीजन का हो। वो इंडिया को एक ऐसे रूप में देखना चाहते थे जहां किसी एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन से आने वाले लोगों के ऊपर सुपीरियरिटी ना दी जाए। एक सिटीजन चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसका स्टेटस बाकी सिटीजन के बराबर हो। और इसीलिए सेक्युलरिज्म जैसे आइडल को चेरिश किया गया और इस आइडल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंश्राइंड किया गया। तो ये थे पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस। बट इंडिया की प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे इस चैप्टर में हम जानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स।
आजादी से पहले इंडिया को कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया, जो डिवाइडेड था दो पार्ट्स में। एक पार्ट वो था जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल किया करते थे और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल तो नहीं बट इन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, क्योंकि इन प्रिंसली स्टेट्स पर रूलर्स का कुछ हद तक कंट्रोल हुआ करता था, जैसे कि वो अपने स्टेट्स के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड कुछ डिसीजन ले सकते थे, बट इसके लिए भी जरूरी था ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना, जिसे कहा जाता था पैरामाउंटेसी और सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब था कि इंडियन स्टेट्स पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंड थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी भी दूसरे स्टेट या कंट्री से वॉर नहीं कर सकते थे, चाहे वो इंडिया के बाहर हो या अंदर, और ना ही किसी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बना सकते थे। बेसिकली ये प्रिंसली स्टेट्स कवर किया करते थे ब्रिटिश इंडिया लैंड का 1/3 एरिया, और 4 में से 1 इंडियन यहाँ रहा करता था। बट इंडिया की आजादी के बाद यही प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। पर कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा, आजादी के तुरंत पहले ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि वो एरिया जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ करता था, उनकी आजादी के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स को भी आजाद कर दिया जाएगा। उस टाइम पर इन प्रिंसली स्टेट्स के नंबर करीब 565 थे। अब आजादी के बाद ये स्टेट्स भी पूरी तरह आजाद होने वाले थे। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया में मर्ज हो सकते थे या पाकिस्तान में, या इनके पास एक और चॉइस भी थी, ये इंडिपेंडेंट रह सकते थे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में शामिल होंगे या इंडिया में, या इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो ये डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ वहां के राजाओं के पास था, उन प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोगों के पास नहीं। और यही एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा थी। इस मैप में ऑरेंज कलर से उन एरियाज को शो किया गया है जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, और ब्लू कलर से शो किया गया है प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये प्रॉब्लम जल्द ही दिखाई भी देने लगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि ना तो वो पाकिस्तान में शामिल होंगे ना ही इंडिया में, मींस वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। सबसे पहला स्टेट जिसने अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो था त्रावणकोर। देन हैदराबाद के निजाम ने भी अनाउंस कर दिया कि वो आजाद रहेंगे, और भोपाल के राजा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। अब ये अनाउंस होते ही ये तो क्लियर हो चुका था कि आजादी के बाद इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड होने वाला है, और ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन थी, क्योंकि आजादी के बाद इंडिया का एम था कंट्री की यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी को बनाए रखना। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी थी जो भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा थी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, प्रिंसली स्टेट्स के आजाद रहने का मतलब था इंडिया के अंदर ही छोटे छोटे कंट्रीज का बनना, जिन पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला था। इसीलिए इनकी इंडिपेंडेंस इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा थी। इसके अलावा इन प्रिंसली स्टेट्स में ज्यादातर स्टेट्स ऐसे थे जहां गवर्नमेंट को अनडेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाता था, क्योंकि यहाँ के राजा अपने लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये थी उस टाइम की एक मेजर प्रॉब्लम। अब जानते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी। गवर्नमेंट अप्रोच, इस टाइम पर जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि वो इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये था कि इंडिया स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जिसे फ्यूचर में इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल था। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थी। मेनली उन्होंने इस प्लान को अपोज किया, बट मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरह आजाद हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लेकिन अगर कोई ऐसा था जिसने प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के साथ नेगोशिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने भारत को इंटीग्रेट करने में एक अहम भूमिका निभाई, और इसीलिए इनके स्टैच्यू को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पर कैसे? एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे,
उन्होंने ही प्रिंसली स्टेट्स के रूलर से बातचीत कर उनके साथ नेगोशिएट किया जिससे वो इंडिया में मर्ज हो सके। अब आज ये सुनने में काफी आसान लगता है, पर उस टाइम पर ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम था जिसके लिए जरूरत थी स्किलफुल परसुएशन की, मींस किसी को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। बट इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करना इतना मुश्किल क्यों था? तो उस टाइम आज के उड़ीसा में करीब 26 स्मॉल स्टेट्स लाई किया करते थे। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में 14 बिग स्टेट्स और 119 स्मॉल स्टेट्स और इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। इन सभी रीजन्स को इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार करना एक मुश्किल काम था। अब इस गवर्नमेंट अप्रोच में 3 चीजों को कंसीडर किया गया। फर्स्ट इज द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, मींस ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोग क्लियरली शामिल होना चाहते थे इंडिया में। बट ये प्रिंसली स्टेट्स किस में मर्ज होंगे, तो ये डिसीजन लेने का अधिकार केवल वहां के रूलर्स के पास था, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों के एस्पिरेशन को ध्यान में रखा। सेकेंड इज द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजंस, मींस इंडियन गवर्नमेंट इन स्टेट्स को लेकर काफी फ्लेक्सिबल थी और इन स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थी। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया जिससे इन रीजंस में प्लूरैलिटी को एकोमोडेट कर यहाँ के लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके, और इसीलिए बहुत से स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या कश्मीर, जिसे इंडिया में शामिल होने के बाद स्पेशल स्टेटस दिया गया। थर्ड इज इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance। मींस पार्टीशन के दौरान टेरिटरीज का डिमार्केशन हुआ था, जिसके बाद हमें लार्ज स्केल में वायलेंस देखने को मिलता है। इसीलिए जिन प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्रीज पाकिस्तान से टच हुआ करती थी, उन्हें स्किलफुल परसुएशन के जरिए इंडिया में मर्ज करना एक मुश्किल काम था। बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस था इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लियरली बॉर्डर्स को डिफाइन करना, और ये मैटर न्यू नेशन के लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखता था। अब अगर और आगे चले तो 15 अगस्त 1947 से पहले वो सभी प्रिंसली स्टेट्स जिनकी बाउंड्रीज आजाद भारत की न्यू बाउंड्रीज से मिलती थी, वो सभी पीसफुल नेगोशिएशन यानी बातचीत के जरिए इंडिया में शामिल हो चुके थे। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में शामिल होने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को साइन किया उसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका मतलब था ये स्टेट्स इंडिया में मर्ज होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बट कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्हें शामिल करना बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी मुश्किल था। ये प्रिंसली स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। जूनागढ़, आजादी के टाइम पर यहाँ पर रूल था मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड का, जो कि शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान में, बट यहाँ रहने वाली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी जो ज्वाइन करना चाहती थी इंडिया को। इसीलिए यहाँ के लोगों ने नवाब के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। इसके बाद क्या था, नवाब भागकर पाकिस्तान चले गए और नवंबर 1947 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ करवाया गया प्लेबिसाइट, मींस लोगों से डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू पूछा गया कि वो किस कंट्री में शामिल होना चाहते हैं, और आंसर हमें पता है, यहाँ के लोगों ने वोट किया इंडिया के फेवर में, और इस तरह जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। अब अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। पर क्यों? तो कश्मीर के बारे में हम जानेंगे चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशन में डिटेल से, कि कैसे कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया, कश्मीर को कैसे एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, और अगस्त 2019 से कश्मीर में कौन से बड़े चेंजेस किए गए। इस चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे केवल हैदराबाद और मणिपुर के बारे में, कि कैसे इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया गया। हैदराबाद उस टाइम की लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, जो चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ पार्ट आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लाई किया करते थे। हैदराबाद के रूलर को कहा जाता था निजाम, और यहाँ के निजाम वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से एक थे। निजाम हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग हैदराबाद की जो सिचुएशन थी वही रहने दी जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ना किया जाए।
बट ये नेगोशिएशन सिर्फ 1 साल के लिए था और इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट की हैदराबाद के निजाम के साथ बातचीत कंटिन्यू रही। इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के रूल के खिलाफ मूवमेंट कर दिया। पर क्यों? एक्चुअल में उस टाइम तेलंगाना रीजन में रहने वाले पीजेंट्स निजाम के ऑपरेसिव रूल से दुखी थे और इसीलिए वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। वुमेन जो निजाम के रूल से सबसे ज्यादा परेशान थी, उन्होंने भी इस मूवमेंट को लार्ज नंबर में ज्वाइन किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैदराबाद इस मूवमेंट का सेंटर बन चुका था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस मूवमेंट के फोर फ्रंट में थे, मींस जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया, जिन्हें राजाकार बोला जाता था। ये राजाकार बहुत ही कॉम्युनल और एट्रोसिटीज करने वाले लोग थे। इन राजाकार ने नॉन मुस्लिम को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, इतना कि इन्होंने लोगों के साथ लूटपाट की, उनका मर्डर किया और विमेन का रेप तक किया। बट 1948 के सितंबर में इंडियन आर्मी इन राजाकार्स को कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद पहुंच गई। कुछ टाइम तक रुक रुक कर फाइट होती रही और फाइनली निजाम ने सरेंडर कर दिया। देन निजाम के सरेंडर करते ही हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया गया। तो कुछ इस तरह हैदराबाद जैसे बड़े प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाया गया। हैदराबाद के बाद अब जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर 1947 में मणिपुर के रूलर थे महाराजा बोध चंद्र सिंह, जिन्होंने आजादी से कुछ टाइम पहले ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपने स्टेट को इंडिया में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। बट उस टाइम जब मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाया गया, तब उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। मींस मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया था और ऐसा कर वहां के राजा को श्योर किया गया था कि मणिपुर के इंडिया में मर्ज होने के बाद भी उसे इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसका मतलब था वहां की गवर्नमेंट अपने स्टेट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह आजाद थी। इस कार्टून के जरिए इस सिचुएशन को शो किया गया है, जहां राजा का कंट्रोल सिर्फ मणिपुर के इंटरनल अफेयर पर होगा। मींस मणिपुर को किस तरह रन करना है ये राजा डिसाइड कर सकता था, पर एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का होगा। इस कार्टून में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को शो करते हुए बताया गया है कि वो राजा को रिमूव नहीं करना चाहते हैं। इवन वहां के राजा को इंटरनल ऑटोनॉमी भी देते हैं, बट ये सभी मैटर उनसे ले लेते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था 1947 में, बट 1948 में वहां के लोगों ने राजा के ऊपर प्रेशर डाला कि मणिपुर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए। अब क्योंकि मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई थी, तो वहां के राजा ऐसा कर सकते थे और जून 1948 में महाराजा के द्वारा इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया और इलेक्शन के थ्रू वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया गया। इसका मतलब था वहां के मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन या वहां की इलेक्टेड असेंबली के अकॉर्डिंग चलना होगा। राजा के पास डिसीजन लेने की एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। पूरे इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया 1952 में, बट मणिपुर इंडिया का पहला ऐसा स्टेट था जहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट कर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है उस टाइम जिसकी भी एज 21 या उससे ज्यादा थी, उन सभी को वोट देने का अधिकार था। बट 1989 में 61st अमेंडमेंट के थ्रू इस एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया में शामिल होने के इशू पर यहाँ के लोगों के बीच डिफरेंट ओपिनियन थे। जैसे कि मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर को इंडिया में मर्ज कर दिया जाए, जबकि दूसरी पार्टीज इसके अगेंस्ट में थी। अब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि कहीं मणिपुर इंडियन यूनियन से सेपरेट ना हो जाए, इसीलिए सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा को प्रेशराइज किया कि वो मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दे। इस मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू अब इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर दोनों पर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का होगा। बट वहां की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा नहीं चाहती थी। मींस जो लोग इलेक्शन के थ्रू वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बने थे, उनसे किसी भी तरह से कंसल्ट नहीं किया गया था। अब ऐसा कर इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाने में कामयाब रही, बट उनके इस स्टेप ने वहां के लोगों में गुस्से और नाराजगी की फीलिंग को जन्म दे दिया। और ऐसा केवल तब नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये रिसेंटमेंट आज भी देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह मणिपुर को इंडिया में शामिल कर लिया गया। मणिपुर 1972 से पहले एक यूनियन टेरिटरी था, उसे स्टेटहुड का दर्जा मिला 1972 में। तो ये थी स्टोरी उन प्रिंसली स्टेट्स की जिनका इंटीग्रेशन कर इंडिया को बहुत से पार्ट्स में टूटने से बचा लिया गया।
तो क्या अब इंडिया की परेशानियां यहाँ खत्म हो गई? तो आंसर है नहीं। ये सब होने के बाद अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम थी इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने की। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के बाद नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में अब जो चैलेंज था वो था ड्राइंग द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। मींस लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहती थी और इन प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया से अलग होना इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा था। पर हमारे लीडर्स स्पेशली श्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिए गए स्टेप्स के थ्रू ऐसा होने से रोक दिया गया। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स ने इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखा। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि प्रिंसली स्टेट्स के मर्ज होने के बाद जिस भारत को बनाया गया है उनके इंटरनल बाउंड्रीज को कैसे ड्रॉ किया जाए। और अब यही इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज था। पर कैसे? तो इसका आंसर है दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। मीन्स ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं था। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. Means हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना था कंट्री की लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरैलिटी को ध्यान में रखना, यानी अलग अलग भाषा और संस्कृति के आधार पर स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाए, पर ऐसा करने से भारत की यूनिटी पर कोई असर ना पड़े। पर क्वेश्चन ये भी है कि आखिर स्टेट्स की बाउंड्रीज को लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर क्यों ड्रॉ करना था? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें तो उस टाइम इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। इसका मतलब था कि शुरुआत में जैसे जैसे ब्रिटिशर्स जिन जिन एरियाज को जीतते गए उसे एक प्रोविंस बना दिया गया था, जैसे कि बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस। मेनली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोविंसेस को डिवाइड किया था। अब इन प्रोविंसेस की बाउंड्रीज इस बात पर भी डिसाइड हुआ करती थी कि किस प्रिंसली स्टेट के अंदर कितना एरिया आता है। मेनली उसे भी एक प्रोविंस मान लिया जाता था। बट आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दीज डिविजन्स as artificial and had promised the linguistic principles as the basis of formation of states. Means national movement के दौरान हमारे लीडर्स ने इस तरह के डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया था। उनके नजरों में इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज का ये डिवीजन काफी ज्यादा आर्टिफिशियल था और इसीलिए उन्होंने उस टाइम लोगों से प्रॉमिस किया कि आजादी के बाद इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाएगा लैंग्वेज के बेसिस पर। और ये प्रॉमिस किया गया था कांग्रेस के 1920 में हुए नागपुर सेशन में। इस सेशन के बाद से ही कांग्रेस ने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को बनाया गया उन्हें लिंग्विस्टिक जोन के आधार पर ही बनाया गया था। यानी कांग्रेस भाषा के आधार पर अलग अलग कमिटीज को बना दिया करती थी, जैसे कि तेलुगु रीजन की अलग कमेटी, बंगाल रीजन की अलग कमेटी। यानी अब हम एक्सेप्ट कर चुके थे कि आजादी के बाद स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाएगा भाषा के आधार पर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के साथ ये सिचुएशन चेंज हो गई। पर क्यों? So our leaders felt the carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. Means हम देख चुके हैं कि इंडिया को आजादी मिली बट पार्टीशन के साथ, जिसमें हमें वास्ट स्केल पर वायलेंस देखने को मिला। मेनली अब हमारी गवर्नमेंट को लगने लगा कि अगर अब स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाया जाएगा तो उनका ये डिसीजन हमारी कंट्री को तोड़ सकता है, जो इंडिया की यूनिटी को एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा हमारे लीडर्स को लगने लगा कि हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए नेशन की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, क्योंकि इंडिया के सामने उस टाइम ये भी एक बड़ा चैलेंज था। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाते हैं तो हम नेशन की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो उस टाइम बेहद जरूरी था। इसीलिए इस डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम तक प्रिंसली स्टेट का इशू सॉल्व नहीं हो पाया था। साथ ही पार्टीशन की वजह से हमारा नेशन ऑलरेडी काफी कुछ झेल चुका था। बट ऐसा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग गवर्नमेंट के इस डिसीजन से खुश नहीं थे और यही रीजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीडर्स के द्वारा लिए गए इस डिसीजन को लोकल लीडर्स और लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया।
जिससे हमें जगह जगह पर मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जून 1948 में एस.के. धर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर। इस कमेटी का काम था ये पता लगाना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या नहीं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया दिसंबर 1948 में, जिसमें कहा गया कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या लोग इस कमेटी की रिपोर्ट से सेटिस्फाई थे? तो आंसर है नहीं। देन दिसंबर 1948 में एक और कमेटी को बनाया गया जो थी JVP कमेटी, जिसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीतारमैया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया अप्रैल 1949 में। इस कमेटी ने भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को नकार दिया था। अब इस कमेटी की रिपोर्ट से भी लोग खुश नहीं थे। प्रोटेस्ट बिगिन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। सबसे पहले अगर कहीं मूवमेंट शुरू हुआ तो वो था मद्रास प्रोविंस। इस मद्रास प्रोविंस में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे और इसका कुछ पार्ट शामिल था केरला और कर्नाटका में भी। मेनली ये मूवमेंट चलाया गया था तेलुगु बोलने वाले लोगों के द्वारा, जिनकी डिमांड थी आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग स्टेट बनाने की। इस मूवमेंट को कहा जाता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। मेनली विशाल आंध्रा मूवमेंट में तेलुगु स्पीकिंग लोगों के द्वारा डिमांड की गई कि मद्रास प्रोविंस में शामिल तेलुगु बोलने वाले एरिया को अलग करके एक नया स्टेट बनाया जाए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। और इस मूवमेंट को लगभग इस रीजन की सभी तेलुगु स्पीकिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। बट उस टाइम पर इस इशू को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दुविधा में थी, यानी उनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं था और इसी को देखते हुए ये मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गया। पोटी श्रीमालू, a Congress leader and a veteran Gandhi, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. मीन्स पोटी श्रीमालू जो कि एक कांग्रेस लीडर और फॉलोअर थे गांधी जी के, अनिश्चित काल के लिए फास्ट पर चले जाते हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा और जाने तो क्योंकि ये फॉलोअर थे गांधी जी के, इसीलिए इन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट लेने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब तक को छोड़ दिया था। अब क्योंकि ये गांधीयन थे, इसीलिए ये उनके मेथड्स को ही फॉलो किया करते थे। 1946 में इन्होंने इसलिए फास्ट किया जिससे मद्रास प्रोविंस के दलित्स को टेम्पल में एंट्री दी जा सके। आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए इनके द्वारा फास्ट यानी भूख हड़ताल की शुरुआत हुई 19 अक्टूबर 1952 में और अनफॉर्चुनेटली 56 डेज की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। दिस कॉज्ड great unrest and resulted in the violence outburst in Andhra region। मींस इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद आंध्रा रीजन में चल रहा मूवमेंट और ज्यादा तेज और काफी ज्यादा वायलेंट हो गया। लोग लार्ज नंबर में सड़कों पर आ चुके थे, जिसके बाद पुलिस फायरिंग में बहुत से लोग घायल हो गए या मारे गए। मद्रास रीजन के बहुत से लेजिस्लेचर्स ने प्रोटेस्ट करते हुए अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके बाद फाइनली 1952 के दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया स्टेट। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country। मींस आंध्र प्रदेश के बनते ही कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी डिमांड उठने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की। इस सिचुएशन को इस कार्टून में काफी अच्छे से दिखाया गया है, जहाँ स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड काफी तेज हो चुकी है। इस डिमांड को देखते हुए दिसंबर 1953 में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे फजल अली, और इसीलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन में 2 और मेंबर थे, KM पानीकर और HN कुंद्रू। इस कमीशन का काम था स्टेट्स की बाउंड्रीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीड्रॉ करने के क्वेश्चन पर गौर करना, क्योंकि अब बहुत से स्टेट्स इसकी डिमांड कर रहे थे। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया सितंबर 1955 में, जिसमें एक्सेप्ट किया गया कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन उनके भाषा के आधार पर होगा। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, जिसके बाद क्रिएशन किया गया 14 स्टेट्स 6 यूनियन टेरिटरीज का। तो अभी तक हमने देखा
कि किस तरह लोगों की डिमांड को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट कमिटीज और कमीशन को बनाया गया, जिससे क्रिएशन हुआ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का। अब जरा इस कार्टून को देखिए, कॉक्सिंग द जिनी बैग, जिसमें शो किया गया है कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिमांड की जा रही थी, क्या उसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा खत्म कर दिया गया है? तो आप इस चैप्टर के एंड तक इस क्वेश्चन को खुद एनालाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए। अब आगे चले तो स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज करना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस इशू पर गवर्नमेंट बहुत सी चीजों को लेकर कंसर्न थी, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न्स इन द अर्ली इयर्स वाज दैट डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स वुड एंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मींस आजादी के बाद के शुरुआती सालों में गवर्नमेंट को चिंता थी कि सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड से हमारी कंट्री की यूनिटी पर खतरा हो सकता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने से जिन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है उनमें सेपरेशन की फीलिंग जगह ले सकती है। इन फ्यूचर वो डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें भारत से अलग होना है, जिससे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की यूनिटी को खतरा हो सकता है। पर लोगों के द्वारा किए गए मूवमेंट के द्वारा गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा, जिससे लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब गवर्नमेंट का ये डिसीजन लेने से उनकी एक और एक्सपेक्टेशन भी थी। इट वाज होप दैट if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. मींस गवर्नमेंट को ये भी होप थी कि अगर लोगों की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो शायद कंट्री का डिवीजन और उनके अंदर से सेपरेटिज्म की फीलिंग को कम किया जा सकता है, एज वेल एज इसे एक डेमोक्रेटिक स्टेप के रूप में भी देखा जा सकता है। मींस जहां एक कंट्री की गवर्नमेंट सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस को ले रही है। अब गवर्नमेंट के इस डिसीजन के आउटकम्स क्या रहे? वी कैन से दैट linguistic states and the movement for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some ways. मीन्स हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन और इसके लिए चल रही डिमांड्स ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और लीडरशिप में कुछ बेसिक चेंजेस किए। पर ये चेंजेस किस तरह के थे? The path to politics and power was now open to people other than the small English people elites. मीन्स पहले अगर आपने देखा हो तो पॉलिटिक्स में ज्यादातर डोमिनेंस था इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स का, यानी वो गिने चुने लोग जो इंग्लिश बोला करते थे। बट अब पॉलिटिक्स का रास्ता उन लोगों के लिए भी खुल चुका था जो अलग अलग लैंग्वेज को बोला करते थे। इसीलिए अगर आज आप साउथ इंडिया में देखें तो वहां आपको बहुत से रीजनल पार्टीज भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. Means states का linguistic basis पर creation करने से एक uniform basis मिल चुका था, यानी अब आपको पता था कि किस बेसिस पर आपको states को reorganize करना है। Third, it did not lead to disintegration of country as many had feared earlier. On the contrary, strengthened the national unity. मीन्स हमारे गवर्नमेंट को जो डर था कि भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाने से कंट्री टूट सकती है, वो डर अब खत्म हो चुका था, बल्कि इसका उल्टा ये हुआ कि नेशनल यूनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अबव ऑल, द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। मीन्स भाषा के आधार पर स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने से डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम जान चुके हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा लिंग्विस्टिक बेसिस को आधार मानकर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। पर इस डिसीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इंडिया के सभी स्टेट्स को उसी टाइम पर भाषा के आधार पर एक नया स्टेट बना दिया गया था। मेनली ये एक लंबा प्रोसेस था, जैसे कि बॉम्बे जो कि एक बायलिंगुअल स्टेट था, जहाँ के लोग दो मेन भाषा बोला करते थे, मराठी और गुजराती। यहाँ भी मूवमेंट के बाद 1960 में क्रिएट किए गए दो नए स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट इज पंजाब। यहाँ भी दो लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप रहा करते थे, एक वो जो हिंदी बोला करते थे और दूसरा ग्रुप वो जो पंजाबी बोला करते थे। पंजाबी बोलने वाले लोगों की डिमांड थी सेपरेट स्टेट की, पर 1956 तक इनकी डिमांड को माना नहीं गया। बट 10 सालों बाद 1966 में जिस एरिया में पंजाबी बोली जाती थी उसे दर्जा दिया गया पंजाब स्टेट का, और पंजाब से अलग कर बनाए गए दो और नए स्टेट, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद 1972 में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया,
जैसे असम, जिससे 1972 में अलग कर बनाया गया मेघालय, और 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा को भी नए स्टेट के तौर पर पहचान मिली। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का क्रिएशन हुआ 1987 में, जबकि नागालैंड इनसे काफी पहले अस्तित्व में आ चुका था। नागालैंड का क्रिएशन हुआ 1963 में। अब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में केवल लैंग्वेज ने अहम भूमिका नहीं निभाई थी, क्योंकि आने वाले सालों में ऐसे सब रीजनल एरिया भी थे जिनका फॉर्मेशन हुआ कल्चर और डेवलपमेंट के बेसिस पर, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, जिसे आज जाना जाता है उत्तराखंड के नाम से। इन तीनों का क्रिएशन हुआ 2000 में। एट लास्ट 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया तेलंगाना। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब इन सेपरेट स्टेट्स की डिमांड खत्म हो चुकी है? तो आंसर है नहीं, ये डिमांड आज भी कंटिन्यू है। जैसे कि महाराष्ट्र में डिमांड है विदर्भा नाम से एक नया स्टेट बनाने की, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में डिमांड है हरित प्रदेश नाम से एक नया स्टेट बनाने की, और वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए आज भी मूवमेंट चल रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने बात की थी नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड 3 चैलेंजेस की, नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और लास्ट चैलेंज था डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। अब नेशन बिल्डिंग का फर्स्ट चैलेंज, नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, को हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे दूसरे चैलेंज के बारे में, जो है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बाय कर सकते हैं वीडियो में दिए गए सैंपल पेपर्स को, एज वेल एज you can visit our YouTube store. You can also join our Telegram channel for more information and resources. The link has given in the description. Hope you like this video. For more videos, do like, share, and don't forget to subscribe our channel.